जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, एनसीईआरटी का चैप्टर 7 फेडरलिज्म। सो चैप्टर 7 फेडरलिज्म के बारे में दोस्तों क्या है, इसको अध्याय 7 ये संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, और संघवाद के बारे में अभी हम विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं कि भारत में ये किस तरीके से और कुछ अन्य देशों में भी फेडरलिज्म कैसा है। भारत और अन्य देशों के बीच का संघवाद फेडरलिज्म में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हम चीज़ों को बहुत विस्तृत में समझने वाले हैं दोस्तों। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव फन विथ आवर पॉलिटी नॉलेज। ठीक है। सो अगर इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे होंगे, आपके सामने बुक रखिए, एनसीईआरटी बुक रखिए, तो अगर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट दो पेजेस हैं, नेक्स्ट 2 पेजेस पे भारत के दो डिफरेंट डिफरेंट मैप है। वन मैप इज ऑफ 1947, भारत जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय का मानचित्र है, और दूसरा 2017 का मानचित्र है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि इन दोनों मानचित्रों को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप बहुत फर्क पाएंगे दोनों में। क्या देख रहे हैं कि बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव चेंज, राज्यों की जो सीमाएं हैं, है ना, वो बदल गई है। नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव चेंज, उनके नाम भी बदल गए हैं। और नंबर ऑफ द स्टेट्स हैव चेंज, तो उनकी जो संख्या है स्टेट्स की, जो राज्यों की संख्याएं हैं, वो भी बदल चुकी है। सो काफ़ी बदला हुआ दोनों मानचित्र आपको लगेगा। सो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट वी हैड ए नंबर ऑफ प्रोविंस, है ना। भारत जब आज़ाद हुआ था तो ऐसे बहुत सारे उसमें जो बहुत सारे प्रांत थे, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ऑर्गेनाइज्ड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो वो जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस हम उनको कहते हैं, वो डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे फॉर प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। देन ए नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मर्ज विथ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो ये प्रोविंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए प्रोविंसेस थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, है ना, जो बेसिकली देसी रियासतें थे, है ना, सरकार, जो प्रिंसली स्टेट थे वो मर्ज हो गए। ये बहुत सारे नए भारत के इंडिपेंडेंट जो यूनियन भारत, जो आज़ाद भारत का नया देश बना, तो उसमें बहुत सारे देसी रियासत को अपने आप मर्ज हो गए, उनमें भारत में उनका विलय कर लिया गया, खुद से भी हो गया और करवा भी दिया गया। तो बहुत सारे देसी रियासतों का विलय हुआ। एंड इनफैक्ट आप अगर पढ़ेंगे आगे तो, और आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो इनके नंबर बहुत ज़्यादा थे, कम 500 से भी ज़्यादा थे, है ना। दिस वेर ज्वाइंट टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस। तो ये जो हमारे देश के जो प्रांत थे, एग्जिस्टिंग प्रांत थे, जो उस समय पहले से जो प्रांत बने हुए थे, बेसिकली ब्रिटिश प्रोविंस, उनमें इन रियासतों को जोड़ दिया गया। दिस इज़ व्हाट यू सी इन द फर्स्ट मैप। तो फर्स्ट मैप में आप ये देखते हैं कि भारत, आज़ाद भारत के समय का हालात देखते हैं। नाउ जो दूसरा मैप है उसमें देखते हैं कि अभी भारत के बाउंड्रीज उस समय से अभी तक बहुत जगहों पे वो बाउंड्रीज का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंड इस पीरियड में, इस लगभग 70 साल के पीरियड का ये फ़र्क बता रहा। सो नॉट ओनली द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट चेंज, सिर्फ बाउंड्रीज ही नहीं बदले, उनके बहुत सारे केसेस में उनके नाम तक बदल गए। और वो नाम क्यों बदले? मोस्टली वो जो नाम बदले हैं, वो जो वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं, विशेष ऑफ द पीपल, उनके विश्व में उनकी इच्छा थी, इसलिए ये नाम बदल दिए गए। जैसे कि मैसूर चेंज टू कर्नाटका, जो मैसूर राज्य था उसका नाम बदल के कर्नाटका कर दिया गया था। मद्रास चेंज बिकेम तमिलनाडु, जो मद्रास राज्य था उस राज्य का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया। सो आप देख रहे हैं कि पिछले 70 सालों में काफ़ी भारत का जो ये था, राज्यों में, प्रांतों में काफ़ी बदलाव आया है, बहुत तरीके से बदलाव आया है। सो इस चीज़ को यही हमें दर्शाता है, ये जो दो नक्शा है ना, यही हमें दर्शाता है कि भारत में संघवाद जो है, फेडरलिज्म इन इंडिया का कामकाज का क्या कहानी है, वो यहाँ पे हमें पता चलता है कि फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो जैसा दोस्तों मैं हर एक चैप्टर के पहले आप लोगों को बताता हूँ कि वी शुड बी नोइंग कि इस चैप्टर के पढ़ने के पीछे हमारा क्या लक्ष्य है ना, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ें समझ पाएंगे, क्या हमें जानकारी हो जाएगी, और हम किन चीज़ों में थोड़ा हमारी नॉलेज का क्या इजाफा होगा अगर मैं इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद का मतलब क्या है ना, संघवाद एक्चुअली है क्या। तो इस चीज़ पे आप डिटेल में समझेंगे। फेडरल प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भारतीय संविधान है उसकी संघीय व्यवस्था जो है, उसके बारे में क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, वो हम पढ़ेंगे। द इशूज इन्वॉल्व इन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, है ना। तो केंद्र और राज्यों, सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो संबंध है ना, उसमें कुछ कुछ मुद्दे हैं, कुछ इशूज है। तो उन संबंध से जुड़े कुछ मुद्दे हम यहाँ देखेंगे। एंड द स्पेशल प्रोविजंस
for certain states having a distinct composition and historical features. तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके विशिष्ट प्रावधान है ना, डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर्स। तो उनके कुछ बेसिकली विशेष किस्म की उनकी बुनावट है ना, उनका कॉम्पोजिशन कुछ विशेष तरीके का डिस्टिंक्ट है, और कुछ ऐतिहासिक विशेषता भी है उनमें, कुछ हिस्टोरिकल फीचर्स है। तो ऐसे राज्यों के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है ना, इन राज्यों के बारे में कुछ विशिष्ट प्रावधान है। तो इन विशिष्ट प्रावधानों को भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि इन राज्यों के बारे में क्या डिफरेंट सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दोनों मैप की बात कर रहे थे दोस्तों, ये आपके बुक में है, आप इसको देखिएगा और उसके बाद साथ में ही आप जो मैं पढ़ा रहा था उसको आप एक बार कोरिलेट कर पाएंगे अगर आप सामने बुक लग कर पढ़ेंगे तो आते हैं हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं दोस्त, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है ना। तो इसके पीछे थोड़ी से एक यहाँ समझाई गई है कि यूएसएसआर है ना, सोवियत संघ, आप जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि कोल्ड वार एरा में बेसिकली जब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार दो पावर ब्लॉक थे, एक यूएसए एंड अनदर वाज यूएसएसआर है ना, जिसके विघटन के बाद, जिसके टूटने के बाद आज रशिया एक अलग कंट्री बन गया है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यूएसएसआर जो सोवियत संघ था वाज वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर है ना, वो विश्व की एक महाशक्ति था। बट आफ्टर 1989 के बाद इट सिंपली ब्रोक अप इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो ये कुछ अनेक स्वतंत्र देशों में बट गया। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर इट्स ब्रेकअप वाज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। और इसका जब ब्रेकअप हुआ, जब ये इसका विघटन हुआ, तो इसका बेसिकली अगर पता जब स्टडी की गई कि क्या रीज़न था, ऑफ कोर्स तो वन ऑफ द रीज़न वाज है ना, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, वहाँ पे शक्तियों का बहुत ज़्यादा ही केंद्रीकरण किया हुआ था ना, अत्यधिक केंद्रीकरण थे। एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, और जो शक्तियाँ थी वो कॉन्सेंट्रेटेड थे है ना, वो कुछ ही जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड थे। मतलब जो पावर ऑफ जो कहते हैं सेंटर ऑफ पावर, वो बहुत लिमिटेड जगह पे था। एंड द डोमिनेशन ऑफ रशिया ओवर द अदर रीजन्स विथ इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स ऑफ देयर ओन। और जो रशिया का जो एरिया था, जो वहाँ रशिया था, उसका अन्य क्षेत्रों के ऊपर जिनकी अपनी भाषा थी, अपना कल्चर था है ना, उन क्षेत्रों के ऊपर, जैसे कुछ क्षेत्र थे वहाँ पे जिनका अपना भाषा था, अपना कल्चर था, उन क्षेत्रों के ऊपर रशिया का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था है ना। जैसे कि उज्बेकिस्तान भी उसमें उसका पार्ट था, उसमें उसके ऊपर भी रशिया का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। सम अदर कंट्रीज लाइक चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैड टू फेस ए डिवीजन ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि जैसे यूएसएसआर टूट गया बिकॉज वहाँ पे एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, एंड किसी एक क्षेत्र विशेष का किसी अन्य क्षेत्र विशेष पे दबाव था, उनका ऊपर डोमिनेशन था, जबकि उस क्षेत्र का अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक लैंग्वेज थी, अपनी एक कल्चर थी, बट डोमिनेशन था। तो ऐसे जगह, ऐसे कारणों से वो टूट गया। सिमिलरली चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, ये भी टूट गया, पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बन गया है ना। सो कनाडा केम वेरी क्लोज टू ब्रेकअप, कनाडा भी एक टूटने के बहुत कगार पे आ गया था। बिटवीन इंग्लिश स्पीकिंग, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं वहाँ, और कुछ फ्रेंच बोलने वाले क्षेत्र हैं। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में भी कनाडा की टूटने, विभाजन की संभावनाएं बढ़ गई थी। So isn't it a great achievement that India, which emerged as an independent nation in 1947 after a painful partition, has remained united over 7 decades of independent existence? तो अगर इन चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये एक वास्तव में एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है ना, ये बहुत ही महान उपलब्धि है भारत के लिए कि जो 1947 में आज़ाद हुआ आफ्टर ए पेनफुल पार्टीशन, जो खुद बहुत पार्टीशन, विभाजन के बाद, मतलब 1947 का जो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, इतना दर्दनाक पार्टीशन था, पेनफुल पार्टीशन था। उसके बाद 70 साल, और आज हम बात कर रहे हैं 70, तो आज तो 2024 में जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो बेसिकली वी कैन से कि 78 सालों के बाद भी है ना, हैज़ रिमेंड यूनाइटेड, भारत यूनाइटेड रहा है, भारत में ऐसा विघटन नहीं हुआ। सो व्हाट अकाउंट्स फॉर दिस अचीवमेंट, ये अचीवमेंट जो है कैसे है, क्यों है, इसके पीछे क्या इस उपलब्धि का आधार क्या है
है ना. एंड कैन वी एट्रीब्यूट इट टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस दैट वी इन इंडिया अडॉप्टेड थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय जो है भारतीय संविधान के द्वारा जो अंगीकृत संघीय व्यवस्था को कहा जा सकता है ना. तो जो भारत का जो संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है बनाया गया, क्या उसका कोई रोल है इसमें? अगर आप इसमें सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा. सो ऑल द कंट्रीज मेंशन्ड एवर वेयर फेडरेशंस, जो ऊपर जितने भी कंट्री थे जिनका उल्लेख किया भी मैंने, है ना, इन सब में संघीय राज थे, इन सब में फेडरेशंस था. इट दे कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड, बट इसके बाद भी ये एकजुट नहीं रह सके. देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम अडॉप्टिंग ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ दैट फेडरेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म मस्ट ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. तो अगर हम देखते हैं कि भारत नहीं टूटा, क्यों? तो भारत में फेडरेशन है, बट ऊपर सारे फेडरेशंस थे, पाकिस्तान, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, यूएसएसआर, सब एक तरह के फेडरेशन थे. बट वो फिर क्यों टूट गए, और कनाडा फिर क्यों टूटने की स्थिति पे आ गया था? सो ये सब चीज़ों से हम समझते हैं कि सिर्फ फेडरेशन डाल देने से, संविधान में सिर्फ संघवाद को अडॉप्ट कर लेने से बात नहीं होगी. किस तरीके का फेडरेशन है, नेचर ऑफ दैट फेडरल सिस्टम, वो जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, वो किस प्रकार की व्यवस्था है, उसकी प्रकृति क्या है, एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, और वहाँ पे व्यवहार में वो फेडरलिज्म कितना डेप्थ में है, वो व्यवहार में है या नहीं है, और व्यवहार में है तो कितने डेप्थ में. सो ये सब भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदरवाइज फेडरेशन रहेंगे नहीं, टूट जाएंगे. सो इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस एंड इमेंस डाइवर्सिटीज. हम जानते हैं कि भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह एक विशाल है ना, एक इंडियन, इट्स कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, है ना. सो लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन, इट्स महाद्वीप की तरह विशाल है, और अनेक विविधताएं हैं, इमेंस डाइवर्सिटीज. देयर आर मोर देन 20 मेजर लैंग्वेजेस, यहाँ 20 से ज़्यादा मुख्य भाषाएं हैं, है ना, और अन्य एंड सेवरल 101-1, और अन्य छोटी छोटी भाषाएं तो सैकड़ों में है. इट इज़ द होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन्स, यहाँ पे बहुत सारे, है ना, प्रमुख धर्म है, रिलीजन्स है. देर आर सेवरल मिलियन इंडिजिनस पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. तो कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के करोड़ों लोग, इंडिजिनस पीपल, है ना, मिलियंस, करोड़ों लोग डिफरेंट पार्ट में जो हमारी तरह कंट्री में है वो रह रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद, डाइवर्सिटीज वी शेयर ए कॉमन लैंड मास. इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारा जो लैंड मास है वो कॉमन लैंड मास है ना. वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ए कॉमन हिस्ट्री, हमारा इतिहास भी कॉमन रहा है, सेम रहा है सबका, ठीक है. तो इतिहास हमारा सबका एक जैसा सा रहा है, हमने एक जैसा इतिहास साझा किया. स्पेशली व्हेन वी फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, क्यों? खास करके जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो और वो हमें एकरूपता प्रदान किया, हमारा इतिहास को एकरूपता प्रदान किया, क्योंकि हम लोग सब मिलकर एक ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं. वी ऑल्सो शेयर मेनी अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स. दिस हैज़ लेड टू आवर नेशनल लीडर्स टू विजुअलाइज इंडिया एज ए कंट्री वेयर देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड समटाइम्स इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी. और हम मेनी अदर, मतलब ये इतिहास और हमारा लैंड मास कॉमन होने के साथ साथ और भी बहुत अन्य फीचर्स है जो हमारे साथ में कॉमन रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. सो इस कारण से जो हमारे राष्ट्रीय लीडर्स थे, जो नेशनल लीडर्स थे, उनको विजुअलाइजेशन हुआ कि इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, विविधता में एकता. हम बचपन से इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है भारत में, और इन टू द एक्सटेंट कि समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिटी विथ डाइवर्सिटी. सो विविधताओं के साथ एकता है हमारे कंट्री में, एक्चुअली विविधता भी है और उनके साथ एकता भी है, यूनिटी विथ डाइवर्सिटी. So federalism does not consist of a set of fixed principles which are applied to a different historical situations. तो संघवाद कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं है, कोई सेट फिक्स्ड प्रिंसिपल्स इनके नहीं है, है ना, जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो जाए, जिसको हम हर एक हिस्टोरिकल कंडीशन में एक तरीके से डाल दें, ऐसा कोई सेट ऑफ सिद्धांत नहीं है. रेदर फेडरलिज्म एज ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इवॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस,
है ना। तो अगर हम देखेंगे कि जो ये जो संघवाद का सिद्धांत है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उभर कर आया है। अमेरिकन फेडरलिज्म, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू बिल्ड अ फेडरल पॉलिटी, इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म। तो जो अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो एक तो एक्चुअली वो पहला एक अटेम्प्ट लिया गया है मेजर फेडरल पॉलिटी बनाने में, है ना। तो उसको हम देखेंगे अमेरिकन फेडरलिज्म जर्मन या भारतीय फेडरलिज्म से डिफरेंट है, बट देयर आर ऑल्सो फ्यू की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म। तो ये अलग है, लेकिन फिर भी संघवाद की कुछ मूल धारणाएं हैं, है ना, की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। तो उनकी कुछ मूल अवधारणाएं और विचार हैं, और ये अगर आप देखेंगे तो ये मोर और लेस एक सही फेडरलिज्म में ये जो की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट है, इसको एग्जिस्ट करना जरूरी है। Essentially, federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of polities, one at the regional level and other at the national level. Each government is autonomous in its own sphere. In some federal countries, there is even a system of dual citizenship. India has only a single citizenship. तो निश्चित रूप से संघवाद क्या है? संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज, है ना। सो यहाँ पे टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज है, टू सेट्स ऑफ पॉलिटी, वन एट द रीजनल लेवल, एक क्षेत्रीय लेवल पे, और एक राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे हम कह सकते हैं। एंड प्रत्येक सरकार जो, ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस, जो भी दोनों सरकार जो, प्रत्येक जो क्षेत्रीय सरकार है और जो केंद्रीय सरकार है, वो ऑटोनोमस स्वायत्त होती है, ठीक है। कुछ अपने अपने क्षेत्रों में उनका कुछ एक स्फीयर होता है और उसमें उनकी स्वायत्तता प्रदान की जाती है। इन सम फेडरल कंट्रीज, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, डुअल सिटीजनशिप। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में ओनली एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज। तो इसमें लोगों की भी दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है, टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज होती है ना। सो दे बिलोंग टू रीजन एज वेल एज नेशन, वो क्षेत्र को भी बिलोंग करते हैं और राष्ट्र को भी बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गुजरातीज और झारखंडीज एज वेल एज इंडियन। तो हम कहते हैं ना कि हम गुजराती हैं या हम झारखंडी हैं, लेकिन साथ में हम भारतीय भी हैं, है ना। सो हम स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, बट एज वेल एज हम इंडियंस भी हैं। ईच लेवल ऑफ पॉलिटी हैज ए डिस्टिंक्ट पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैज ए सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हर एक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं, है ना, एंड जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है, और वहाँ की सरकार अलग होती है। सो हैज़ डिस्टिंक्ट पावर, विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व है, और एक सेपरेट, है ना, अलग से एक अलग सरकार है, सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। The details of this dual system of government are generally spelled out in a written constitution, which is considered to be supreme and which is also the source of power of both the sets of government. So ये जो dual system का गवर्नमेंट है ना, स्टेट बेसिकली रीजनल लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे, आर जनरली स्पेल्ड आउट। वो जनरली सामान्यतः वो कहाँ लिखा रहेगा, वो उनकी चीज़ें लिखी रहेगी रिटन संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम, और वो सुप्रीम है, वो सर्वोच्च है। एंड वही सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ बोथ है। तो संविधान जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोच्च है, और उसी के अंतर्गत से ये पावर निकलते हैं दोनों सेट्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए, पावर उसी में से निकलता है। सर्टेन सब्जेक्ट्स विच कंसर्न द नेशन एज ए होल, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस और करेंसी, आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे देश को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, कुछ विषय जैसे डिफेंस, है ना, रक्षा का, और करेंसी, मुद्रा का। तो ये सब जिम्मेदारियां डायरेक्टली यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। रीजनल और लोकल रीजनल एंड लोकल और लोकल मैटर्स आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो रीजनल और लोकल मुद्दे होते हैं वो जिम्मेदारी होती है रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। ये सिंपली समझ में आ रहा। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो ऑफकोर्स जहाँ पे संघवाद की प्रणाली होगी वहाँ पे कहीं ये होना ही है, लाजमी है कि कभी कभी सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे, है ना। तो ये होना है। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट होगी, जब टकराव होगी, तो इसके लिए एक स्वतंत्र जुडिशियरी होना बहुत ज़रूरी है। इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए। The judiciary has the powers to resolve disputes between the central government and the states on legal matters about the division of power. तो जो
डिवीज़न ऑफ पावर है, जो दोनों का शक्तियां हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं, उसका जो बंटवारा है ना, डिवीज़न है, उसमें जुडिशियरी के पास ये शक्ति प्राप्त है कि इन मुद्दों पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो लीगल इश्यूज चलते हैं उसके ऊपर रिजॉल्व करने का शक्ति हमारी न्यायपालिका को है. In a federal government, judiciary must have. So the real politics, culture, ideology and history determine the actual working of federation. तो संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति और जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है. राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास. So a culture of trust, cooperation, mutual respect and restraint helps federalism to function smoothly. So क्या होना चाहिए, एक वहाँ पे एक संस्कृति होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए? विश्वास की होनी चाहिए, कल्चर ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, कॉपरेशन की होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, एंड रिस्ट्रेंट होना चाहिए, संयम होना चाहिए. तो ये एक फेडरेशन को स्मूथली काम करने में मदद करती है. पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डिटरमाइन द वे ए कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क. तो राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी पता चलता है कि संविधान किस तरीके से काम करेंगे. इफ एनी सिंगल यूनिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप और आइडियोलॉजी कम्स टू डोमिनेट द इंटायर फेडरेशन, इट could generate a deep resentment among people or its units not sharing the dominant voice. तो अगर कोई एक यूनिट है, कोई एक इकाई है, या कोई एक राज्य है, या कोई एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है ना, कोई एक भाषा का ग्रुप है, और क्या कोई एक विचारधारा आइडियोलॉजी है, अगर वो आ जाता है, वो पूरे फेडरेशन पे, पूरे फेडरेशन के ऊपर, पूरे संघ के ऊपर अगर वो डोमिनेट करने लगता है अपने आप को, तो ये एक बेसिकली जो लोग उस विचारधारा से नहीं है, जो डोमिनेंट ग्रुप से नहीं है, डोमिनेंट यूनिट या डोमिनेंट स्टेट या डोमिनेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप या उस डोमिनेंट आइडियोलॉजी के साथ जो नहीं है, उन लोगों के मन में एक रिजेंटमेंट आने लगता है, एक विरोध आने लगता है, जो इस विचारधारा के साथ सहमत नहीं है. तो ये होता है. एंड दिस सिचुएशंस कुड लीड टू डिमांड्स फॉर सेसेशन बाय द अग्रीव्ड यूनिट्स और कुड इवन रिजल्ट इन सिविल वॉर्स. तो ऐसे में क्या होगा कि जो नाराज इकाइयां हैं वो अपने अलग उठाने की मांग करने लगेगी, सेसेशन की मांग करने लगेगी, सिविल वॉर्स हो सकते हैं ऐसे में वहाँ पे. एंड मेनी कंट्रीज आर एम्प्लॉयड इन सच कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. और बहुत सारे देशों में ये इस तरह का अनुभव से गुजरना पड़ा है. आप आए दिन न्यूज़ में देखेंगे, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में सिविल वॉर, गृह युद्ध चलता रहता है. नेक्स्ट जो हमें पढ़ाया जाएगा, तो नेक्स्ट इसमें जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म क्या है. फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संघवाद. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में संघवाद कैसे. सो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, most leaders of our national movement were aware that to govern a large countries like ours, it would be necessary to divide the powers between provinces and central government. तो आज़ादी के पहले भी जो मोस्ट ऑफ द लीडर थे, हमारे जो राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, वो अवेयर थे कि इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए, इट वुड बी नेसेसरी, कि एक ज़रूरत होगी कि जो पावर्स को प्रोविंसेस, प्रांतों और केंद्र की सरकार के बीच में बांटने की ज़रूरत होगी. देयर वॉज ऑल्सो अवेयरनेस, उनको जो भी जागरूक, इसके बारे में भी उनकी जागरूकता थी, दैट इंडियन सोसाइटी हैड रीजनल डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. तो जो भारत का जो समाज है वो रीजनल डाइवर्सिटी है ना, क्षेत्रीय विविधताओं में और भाषा के आधार पर विविधताओं में, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में बटे हुए हैं. दिस डाइवर्सिटी नीड्स रिकॉग्निशन, और इसको रिकॉग्निशन, इसको मान्यता देने की आवश्यकता है. So people of different regions and languages had to share power in each region. People of that region should govern themselves. तो हर एक जो क्षेत्र के और रीजन के और हर एक लैंग्वेज के जो लोग थे, उनको पावर चाहिए होगी अपने अपने क्षेत्रों में, तो उन सबको गवर्न करने के लिए उनको पावर देने की ज़रूरत है. एंड दिस वाज ओनली लॉजिकल इफ वी वांटेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और अगर आप देखिएगा, अगर आप समझना चाहेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार हमें चाहिए थी, तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन भी है, ऐसा होना भी चाहिए. द ओनली क्वेश्चन वाज दैट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट, है ना. तो जो मुख्य प्रश्न यही था, ये क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर था कि फेडरलिज्म होना चाहिए और प्रांतों के, राज्यों के पास भी पावर होना चाहिए. बट क्वेश्चन ये था कि व्हाट शुड बी द एक्सटेंट, ये पावर का जो एक्सटेंट है ना, सीमा है, वो कहाँ तक होना चाहिए, जो क्षेत्रीय
गवर्नमेंट है उनकी. In view of the agitation of the Muslim League for greater representation to the Muslims, a compromise formula to give very large powers to the regions was discussed during the negotiation before partition. तो मुस्लिम लीग के द्वारा एजिटेशन किया गया था कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ग्रेटर उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, है ना. तो एक कॉम्प्रोमाइज़ करके एक फॉर्मूला बनाया गया था बिफोर पार्टीशन के पहले, एक नेगोशिएट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके एक फॉर्मूला बनाया गया था. बट वंस द डिसीजन टू पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अंडरटेकन, है ना, वंस द डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया वाज टेकन, जब भारत को बांटने का जब हो गया, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू फ्रेम ए गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द सेपरेट पावर ऑफ द स्टेट. तो उसके बाद जब मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी वो पहले काफ़ी हद तक सुनी गई थी, बट जब हो ही गया कि अब मुस्लिम लीग के डिमांड के ऊपर अब जब ये फैसला ही ले लिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन हो जाएगी, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा गवर्नमेंट हो, फ्रेम ए गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे बनेगा, जिसमें केंद्र, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में यूनिटी एंड कोऑपरेशन होगी एंड सेपरेट पावर टू स्टेट्स, और राज्यों को सेपरेट पावर भी दिया जाएगा. So the most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relations between states and the center would be based on cooperation. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, उस जो हमारे संविधान में अडॉप्ट किया है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये किस पे आधारित है. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे, दैट रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर, राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध होंगे वो कॉपरेशन के आधार पे होंगे. उनका बेसिस जो है वो एक कॉपरेशन के बीच में होगा, है ना, सहयोग पे आधारित होगा. Thus, while recognizing diversity, the Constitution emphasized unity. तो विविधताओं को मान्यता देने के साथ साथ हमारे संविधान ने एकता पे भी बल दिया है. Recognizing diversity, emphasized unity. एक आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में कहीं भी फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है ना, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है. इनफैक्ट आर्टिकल 1 में कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा. द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. तो जो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे वो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे. तो नाउ अब आता है डिवीजन ऑफ पावर्स, है ना, शक्ति का जो विभाजन है अब वो आता है. सो देयर आर टू सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फॉर द इंटायर नेशन कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट एंड called union government, central government, and for the each unit or state called state government. There are two sets of government. यहाँ दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है भारत के संविधान के द्वारा बनाया गया. एक पूरे राष्ट्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जिसको हम जानते हैं, है ना, हम आए दिन इसकी बात करते रहते हैं, केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार. एंड अदर एट स्टेट लेवल, जिसको स्टेट लेवल पे दूसरा होगा जिसको हम कहते हैं राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार. सो बोथ ऑफ दीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली डिफाइंड एरिया ऑफ एक्टिविटी. तो इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है और इन दोनों का वेल डिफाइंड अपनी इनकी शक्तियाँ अपने पास संवैधानिक सरकार हैं और इनके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं. If there is any dispute about which powers comes under the control of union and which under state, this can be resolved by the judiciary on the basis of constitutional provision. और जब कभी ऐसा डिस्प्यूट होता है कि कौन सी शक्ति यूनियन के है और कौन सी शक्ति राज्यों का है, तो इसका रिजोल्यूशन किया जाता है जुडिशियरी के द्वारा, है ना, जो संवैधानिक प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फैसला लेती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केट सब्जेक्ट्स विच आर अंडर एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ यूनियन एंड दोज अंडर द स्टेट्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केट कर दिया है कि क्या क्या चीज़ है जो एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ यूनियन है, जो केंद्र सरकार के डोमेन में आता है, और क्या क्या राज्य सरकार के डोमेन में आता है. तो ये हमारे संविधान में ही वर्णित है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिवीजन of power is that economic and financial powers are centralized in the hands of the central government by the constitution. तो जब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो ये पावर्स का जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उसमें जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स है वो जनरली सेंट्रलाइज्ड है इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. वो केंद्र सरकार के हाथों में बांटा गया. तो द स्टेट्स हैव इमेंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज बट वेरी मेग्रे रेवेन्यू रिसोर्स. तो राज्यों का उत्तरदायित्व तो अधिक है बट उनके पास जो आय के साधन है ना वो थोड़ा लिमिटेड है, वो बहुत कम है. नेक्स्ट आता है
सो उस थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको जस्ट दिखाना चाहेंगे, एनीवे आगे आएगा भी, बट मैं बताता हूँ कि इंडिया में 3 तरह के लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र सरकार, यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार का एक्सक्लूसिव राइट्स है, उन इन चीज़ों पे वो कानून बनाते हैं। स्टेट लिस्ट पे राज्यों का एकाधिकार है, इन क्षेत्रों के उनको सिर्फ वही कानून बना, राज्य ही कानून बना सकते हैं, और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे विस्तृत रूप में लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें 2 मिनट ले ही लेता हूँ कि अगर देखते हैं केंद्र सरकार क्या क्या बनाता है। केंद्र सरकार का क्या है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, है ना, डिफेंस आप जानते हैं रक्षा से जुड़ा हुआ मामला, परमाणु से जुड़े हुए, परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए मामले, फॉरेन अफेयर्स, है ना, विदेश नीति से जुड़े हुए मामले, वॉर एंड पीस, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है ना, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, है ना, विदेश के साथ व्यापार जो होगा, करेंसी एंड कॉइनेज। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर यूनियन लेजिस्लेचर एलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अब जब हम स्टेट लिस्ट में आते हैं दोस्तों, स्टेट लिस्ट में क्या, एग्रीकल्चर सबसे पहले, कृषि, पुलिस, तो पुलिस कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, प्रिजन, जेल, है ना, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय शासन है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का था, पब्लिक हेल्थ, है ना, लोगों का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, लैंड, भूमि, लिक्वर, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये वाणिज्य व्यापार जो है इनके अंदर है, लाइव स्टॉक, पशुपालन, है ना, राज्य सरकार का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट पब्लिक सर्विसेज जो है राज्य प्रशासनिक लोक सेवा उनके अंदर। सो नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज इन दिस चैप्टर। तो कुछ है सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज ये सारे एक्सक्लूसिव पावर्स है, राइट्स है स्टेट गवर्नमेंट को इनके ऊपर कानून बनाने का। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, है ना, जैसे कि शिक्षा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, है ना, तो जो बेसिकली कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी भी अन्य संपदा का जो हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, वो कैसे होगा, फॉरेस्ट वन कैसा है, ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशंस, तो गोद लेना और उत्तराधिकार, तो इन दोनों में इस पे बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर। तो इस पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। So residuary powers include all other matters not mentioned in any of the list. So cyber laws, union legislature alone has the power to legislate on such matter. तो जो चीज़ें कहीं पे नहीं लिखी गई है, इसमें इन तीनों लिस्ट में नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट है, लिस्ट इतना ही नहीं है, थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट है, इसमें कुछ यूनियन लिस्ट में आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट कुछ 97 के अप्रॉक्स आई थिंक इसमें लिस्टेड है। स्टेट लिस्ट में कुछ 66 के आसपास लिस्ट है, और इसमें भी 30 प्लस है, 35 36, आई एम नॉट हैविंग द करेक्ट फिगर राइट नो, वो गूगल करेंगे आप पता चल जाएगा। तो ये लिस्ट में है, तो बट ये एक डिटेल लिस्ट है, बट देयर आर रेसिडुअरी पावर्स, कि कुछ पावर जो ऐसे हैं जो रेसिडुअरी हैं वो लिस्ट में नहीं है। तो ये जो लिस्ट में नहीं मेंशन्ड है रेसिडुअरी पावर्स हैं, उन पे सिर्फ और सिर्फ रेसिडुअरी पावर्स हमारे यूनियन लिस्ट में आता है, और उस पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर जो केंद्र सरकार है वही कानून बना सकती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर कानून, है ना, साइबर लॉज, उस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। सो अब हम आते हैं फेडरलिज्म विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन विथ इमेंस डाइवर्सिटीज एंड सोशल प्रॉब्लम। ये जनरली मान लिया जाता है, एक्सेप्टेड है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसने एक सशक्त सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंडिया एक ऐसा कंट्री भी है, कॉन्टिनेंटल डायमेंशन, ये एक खुद ही में एक कंट्री नहीं, एक महाद्वीप जैसा इसका डायमेंशन, इतना लंबा चौड़ा कंट्री है, इमेंस डाइवर्सिटीज, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विविधताएं हैं, एंड सोशल प्रॉब्लम्स, और अनेक तरह के यहाँ पे सामाजिक प्रॉब्लम्स भी हैं, समस्याओं से भी भरा हुआ हमारा देश है। तो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्ड दैट वी रिक्वायर्ड ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एकोमोडेट डाइवर्सिटीज। तो हमारे संविधान निर्माताओं को ये विश्वास था कि हमें एक ऐसा संघीय व्यवस्था चाहिए जो वहाँ पे डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया जा सके, बट दे ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंटर टू स्टेम डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। तो उनको उसकी जानकारी थी कि उसके साथ ही हमारे जो सेंटर गवर्नमेंट होना चाहिए वो काफ़ी सशक्त होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, ताकि जो डिसइंटीग्रेशन से बचे, जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखा जा सके, डिसइंटीग्रेशन ना हो सके, एंड ब्रिंग अबाउट सोशल, और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सके। इट वॉज नेसेसरी फॉर द सेंटर टू हैव सच पावर्स बिकॉज इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नॉट ओनली डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस
created by the British, but there were more than 500 princely states which had to be integrated into existing state or new states had to be created. तो ये इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि उस समय जो था सेंटर को पावर देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इंडिया जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सिर्फ प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के, मैं जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर डायरेक्टली जो प्रांत थे, सिर्फ इंडिया उतने प्रांतों में ही नहीं विभक्त था, बल्कि इंडिया में 500 से ज़्यादा, है ना, 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थे, और इनको भी इंटीग्रेट करना था। इनको इंटीग्रेट करना था या तो किसी राज्य के अंदर इंटीग्रेट करना था या एक नया राज्य बना के इनको इंटीग्रेट करना था। तो इट वॉज ए डिफिकल्ट, इट वॉज ए वेरी डाइवर्स। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि भारत में कुछ 28-30 बेसिकली राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ तो उतने में ही नहीं था इतना। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 16-17 प्रोविंस थे और 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है कि बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ, मतलब पावर सेंटर बहुत थे, तो इन सबको बैलेंस आउट करना था प्रॉपर तरीके से। सो बिसाइड्स द कंसर्न फॉर यूनिटी, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिलीव्ड दैट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाई ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉपरेशन विद द स्टेट्स, है ना। तो इन द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनका विश्वास था कि दैट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, जो भारत के जो सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं वो नीडेड टू बी हैंडल्ड, वो एक सशक्त केंद्रीय सरकार के द्वारा हैंडल किया जाएगा इन कॉपरेशन विद स्टेट, सहयोग से, राज्यों के सहयोग से, तभी इसका प्रॉब्लम का इन सोल्यूशन होगा। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम थे, लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ वेयर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इन सब मुद्दों के लिए एक वेल प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेने की जरूरत थी, इनका नियोजन और समन्वय की जरूरत थी। दस द कंसर्न्स फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रोम्प्टेड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिर्फ वो डिसइंटीग्रेशन से बचाना ही एक पार्ट नहीं था, दूसरा पार्ट था कि कंसर्न्स फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट, है ना, विकास, एकता और विकास दोनों, है ना, प्रॉम्प्टेड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान निर्माताओं को ऐसा प्रॉम्प्ट किया कि एक सशक्त सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जा सके। सो हम देखते हैं कि कुछ प्रोविजंस जिससे अभी हम देखेंगे कि भारत में कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सशक्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है। ये बहुत सारे ये यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस मेंस एग्ज़ाम में भी इस पर लिखने को आता है, और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स या मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्य और केंद्र के बीच के जो संबंध है, हाउ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट आर स्ट्रॉन्गर, हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। तो अभी हम उस तरीके से समझेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा डेप्थ में समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये आपके 11th-12th के क्लास के जो एग्ज़ाम्स है उसमें तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये आपके करियर के अन्य एग्जामों में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो स्टेट और जो उसका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी राज्य का अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं का स्थायित्व भी संसद पर है। The parliament is empowered to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक नया राज्य बना सकता है बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी अदर स्टेट, दूसरे राज्यों से तोड़ के नया राज्य बना सकता है, या फिर यूनाइटिंग टू और दो या उससे अधिक राज्यों को जोड़कर यूनाइट करके एक राज्य बना सकता है। सो इट कैन ऑल्सो अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इवन इट्स नेम, और वो किसी भी राज्य की बाउंड्री को बदल सकता है और उसका नाम भी बदल सकता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम सेफगार्ड्स बाय वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे केंद्र को बहुत ज़्यादा पावर है, सब कुछ केंद्र के कंट्रोल में ही, राज्य के बारे में नाम बदलने का, उसको बनाने का, उसकी बाउंड्री को बदलने का, जोड़ने का। बट यहाँ पे कुछ राज्यों को भी थोड़ा सा उनको केंद्र इसका दुरुपयोग ना करे, तो राज्यों को भी इनको कुछ पावर्स दिए गए हैं। तो बेसिकली विधानमंडल जो है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके पास अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस। तो हमारे संविधान में कुछ बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, विच कैन टर्न आवर फेडरल पॉलिटी इनटू ए हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयर। तो जब ये आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो जो हमारी फेडरल पॉलिटी है उसको हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस समय राज्यों के पावर्स को सीज कर लिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाता है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी पावर्स बिकम लॉफुली सेंट्रलाइज। तो जब आपातकाल होता है तो इस समय में हमारी जो इस दौरान जो शक्तियाँ हैं वो कानूनी रूप से
लॉ फुली सेंट्रलाइज होता है, कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। पार्लियामेंट ऑल्सो अज्यूम्स द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। तो जो संसद है उसको ये शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो उन विषयों पर भी कानून बना सकता है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट। So even during normal circumstances, the central government has very effective financial powers and responsibility। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी आर्थिक रूप से केंद्र सरकार के पास ना बहुत ही अत्यंत प्रभावी वित्तीय जिम्मेदारियां, शक्तियां और उत्तरदायित्व है। इन द फर्स्ट प्लेस, आइटम्स जनरेटिंग रेवेन्यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीज़ रेवेन्यू जनरेट करती है, जहाँ से संसाधन आते हैं, वो बेसिकली केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेनी रिवेन्यू रिसोर्सेज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आय के बहुत सारे साधन है। एंड स्टेट्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और जो राज्य हैं वो जनरली जो केंद्र के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, सेकेंडली, इंडिया अडॉप्टेड प्लानिंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दूसरा, जो भारत ने एक प्लानिंग अडॉप्टेड प्लानिंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड, तो भारत अपना आर्थिक प्रोग्रेस करने के लिए, विकास करने के लिए आज़ादी के बाद ना प्लानिंग है ना, नियोजन। तो नियोजन, जैसा कि आप जानते हैं पहले भारत में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो नियोजन का रास्ता अपनाया। तो इसके कारण क्या हुआ कि प्लानिंग लेड टू कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो इसने जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग थे, फैसले थे भारत के, उनको सेंट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा ये बेसिकली ये ऐसा हुआ। प्लानिंग अगर कर रहे हैं, अगर आप सेंट्रली प्लानिंग कर रहे हैं, तो पावर से एक तरह से देखा जाएगा कि क्या डिसीजन होगा, आर्थिक रूप से क्या डिसीजन ले जा रहे हो, वो तो प्लानिंग कमीशन के पास है, प्लानिंग के थ्रू हो रही है। सो प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज द कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द। तो जो प्लानिंग कमीशन है, जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता था, तो उसका यूनियन गवर्नमेंट इज द कोऑर्डिनेटिंग मशीन, वो कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी था और वो कंट्रोल करता था और सुपरवाइज करता था कि रिसोर्स कैसे मैनेज किया जाएगा। नाउ 2014 के बाद आप लोगों को मालूम होगा कि मोदी सरकार आने के बाद ये प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और अब नीति आयोग का गठन किया गया। So besides, the union government uses its discretion to give grants and loans to states। और इस सबको छोड़कर यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है वो अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करता है कि राज्यों को ग्रांट्स और लोन प्रदान करेगा। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड लॉपसाइडेड एंड हैज लेड टू चार्जेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टेट रूल्स बाय एन ऑपोजिशन पार्टी। तो यहाँ ये देखा गया है कि ये सरकार बेसिकली ये वितरित असंतुलित माना जाता है कि ये सही तरीके से यहाँ पे बांटा नहीं गया, ऐसा लोग मानते हैं। एंड दिस इज लेड टू चार्जेस। यहाँ पे बहुत बार आरोप लगा है कि जो स्टेट्स जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज द्वारा स्टेट चल रही है, सपोज दैट अगर केंद्र में किसी एक पार्टी की सत्ता है और राज्यों में जिन जिन राज्यों में किसी अन्य पार्टी की सत्ता है जो केंद्र की पार्टी के ऑपोजिशन में है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। As you will study later, the governor has certain powers to recommend dismissal of the state government and dissolution of the assembly। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे राज्यपाल है उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। और गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होता है? गवर्नर केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है, केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है। So besides, even in normal circumstances, the governor has the powers to reserve a bill passed by the legislature for the assent of the president। और नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी वो किसी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कोई बिल पास किया है उसको रोक सकता है और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उसको भेज सकता है। दिस गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डिले द स्टेट लेजिस्लेशन एंड ऑल्सो टू एग्जामिन सच बिल्स एंड वीटो देम कंप्लीटली। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाता है कि ऐसे स्टेट लेजिस्लेशन को वो डिले कर सकता है और कभी कभी वो एग्जामिन करके वो अपना उनको वीटो भी कर सकता है कंप्लीटली। So there may be occasions when the situation may demand that the central government needs to legislate on the matters from the state list। तो ऐसे कुछ ओकेजन्स आ सकते हैं, जो अवसर आ सकते हैं जहाँ ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे कि डिमांड आ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत है राज्यों के किसी कानून के ऊपर, राज्य के लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में जो लिखा हुआ मैटर है उसके ऊपर कोई कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को जरूरत पड़ जाए। दिस इज पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है इफ़ द मूव इज रेटिफाइड बाय द राज्यसभा। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये राज्यसभा के द्वारा अनुमति प्राप्त है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर आर सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। और हमारे संविधान में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर, जो केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति है, वो प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्तियों से ऊपर है, सुपीरियर है। और अगर
राज्यसभा किसी चीज़ को रेटिफाई कर सकता है कि स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट को पे केंद्र सरकार कानून बनाए तो वो बनाया जा सकता है. सो फर्दर मोर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे चूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट, और इसके साथ ही हमारे जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, कार्यपालिका है, वो राज्य की सरकारों को इंस्ट्रक्शंस भी, आदेश, बेसिकली निर्देश भी दे सकता है. सो द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम को मेक दिस क्लियर. तो ये संविधान का एक आर्टिकल 257(1) जो है उसको यहाँ पे लिखा गया. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. तो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत है. तो यहाँ पे भी काफ़ी टिल्टेड है टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन एग्जीक्यूटिव दैट वी हैव एन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो हमने पुराने चैप्टर, जो कार्यपालिका वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था जो है एकहरी है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है. द ऑल इंडिया सर्विस आर कॉमन इन द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द ऑफिसर्स चूजन फॉर दिस सर्विसेज सर्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. तो जो ऑल इंडिया सर्विस से चुने हुए जो आते हैं ऑफिसर, वो कॉमन होते हैं और वो स्टेट्स में अपना स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन में अपना सेवा देते हैं. दस एन IAS ऑफिसर हु बिकम्स द कलेक्टर ऑन एन IPS ऑफिसर हु सर्व्स एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो IAS ऑफिसर जो कलेक्टर बनते हैं, राज्यों में, जिलों में कलेक्टर बनते हैं, IPS ऑफिसर जो पुलिस कमिश्नर्स बनते हैं, वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं. स्टेट्स कैन नाइदर टेक डिसिप्लिनरी से, स्टेट उनके खिलाफ ना तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले पाता है, नॉर कैन दे रिमूव दीज ऑफिसर्स फ्रॉम सर्विस, और ना ही इनको सेवा से हटा सकता है. So Article 33 and 34 authorizes the Parliament to protect persons in service of Union or a state in respect of any action taken by them during martial law or to maintain and restore order. तो ये भी है कि संविधान में जो हमारे अनुच्छेद 33 और 34 में, उसमें संघ ऑथराइज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ऑथराइज कर देता है टू प्रोटेक्ट पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन स्टेट. तो जो यूनियन केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में जो व्यक्ति है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय. उनको जब मार्शियल लॉ लगती है या ऐसे मार्शियल लॉ लगता है या कोई ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए जब होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मार्शल कानून लगती है, तो ऐसे में पार्लियामेंट के पास पावर है इन आर्टिकल्स के तहत कि उनके खिलाफ जो है या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो एक्शन लेने से रोक लगा सकता है. सो दीज प्रोविजंस फर्दर स्ट्रेंथन्स द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. तो ये यूनियन गवर्नमेंट के पावर्स को ऑफकोर्स और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर देता है. द आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है ना, बहुत सारे राज्यों में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आफ्सा के नाम से हम इसको जानते हैं, वो भी लगे रहते हैं. एंड हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोविजंस, और वो लगाए गए हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में है, खास करके नॉर्थ ईस्ट, JNK वगैरह में. दीज एक्ट हैज़ क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द पीपल एंड आर्म फोर्सेस ऑन सम ओकेजन्स. तो इसके कारण बहुत बार जनता और जो हमारी सशस्त्र बल हैं उसके बीच में टेंशन हुआ है कभी कभी ऐसे ओकेजन्स में.